हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। आज हम इस वीडियो में वेब पढ़ने जा रहे हैं, वो भी वन शॉट में इसको क्लियर करेंगे हम। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके अक्सर 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या फिर बात करें न्यूमेरिकल या थ्योरी के, हम दोनों इसमें कवर करने वाले हैं। अगर आप ये सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में हम तरंग के पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ इससे थ्योरी भी कवर कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। फर्स्ट प्रश्न हम लोगों से कह रहा है, तरंग एक विक्षोभ है। तो विक्षोभ कहने का मतलब है डिस्टर्बेंस। तरंग एक डिस्टर्बेंस है, तो कैसा डिस्टर्बेंस है? जो माध्यम के कण के स्थानांतरण के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जिसको गमन करने के लिए, जाने के लिए माध्यम के कण के स्थानांतरण की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने चालन और संवहन में देखा था कि माध्यम के कण स्थानांतरण करते हैं, यहाँ वैसी उसकी आवश्यकता नहीं है। बिना माध्यम के कण के स्थानांतरण के ही तरंग यहाँ से वहाँ पे जा सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायु में ध्वनि की तरंगे। तो वायु में ध्वनि की तरंगे हम लोग की अनुदैर्ध्य तरंग होती है, याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है ये आपका। आगे हमारा प्रश्न है, जल सतह पर उत्पन्न उर्मियों को क्या कहते हैं? जल के सतह पर देखेंगे जो ऊपर लहर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अनुप्रस्थ तरंग की गति यानी ट्रांसवर्स वेव का मोशन कैसा होता है? तो एक श्रृंग जाता है और एक गर्त, एक श्रृंग एक गर्त, एक श्रृंग एक गर्त के रूप में यह होता है अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है, एक शांत जलाशय में कागज के एक नाव प्लवन कर रही, यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंक कर पानी में विक्षोभ उत्पन्न कर दिया जाए तो क्या होगा? आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर घर के अगल बगल पानी है तो उसमें आप कागज का एक नाव बनाइए, फिर उसमें पत्थर मार के देखिए। आप देखेंगे कि नाव अपने ही जगह पर ऊपर नीचे करेगा, नहीं वो आगे जाएगा नहीं पीछे जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की रचना है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव की रचना कैसी है? तो एक संपीड़न और एक विरल, ऐसे 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 करके जो होता है ना, वही है हम लोग का ये जो गति करती है, इसे हम लोग एक संपीड़न और एक विरल गति कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग हम लोग उत्पन्न कहाँ कर सकते हैं? केवल ठोस में, या फिर केवल द्रव में, या फिर केवल गैस में, या ठोस द्रव गैस तीनों में। तो हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग सिर्फ केवल द्रव में ही उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, जो कि आप पहले से जरूर जानते होंगे। आगे पूछा गया है, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लेम्डा, तरंग का वेग भी दिया गया है। तो संबंध यहाँ पर न्यूमेरिकल का ये आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, v इक्वल टू यानी वेग बराबर n यानी आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है। इससे आगे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है, जरूर याद रखिएगा। आगे पूछा गया है, यदि माध्यम के कण की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल निकालना है। देखिए, जब भी आपको आवृत्ति या आवर्तकाल निकालने कहा जाए, 1 जो दिया है वो कर देना है। तो यहाँ कितना दिया गया है? 10 किलो हर्ट्ज। किलो यानी 10 के घात 3 यानी 1000, यानी हम लोग यहाँ पर 10 के घात 3 लिखेंगे। अब इसे हम लोग को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 1 पे हम लोग का 4 गो जीरो हो जाएगा यहाँ पर। और इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 0.001 सेकेंड। अब आप सोच रहे हो हमने क्यों बोला 1 जो है लिख देने के लिए? तो इसका फार्मूला होता है आवृत्ति इक्वल टू, यानी आवृत्ति को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो n इक्वल टू 1/आवर्तकाल, टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड निकालना होता है तो t यहाँ चला जाता है, 1/n हो जाता है। इसलिए बोले दोनों में से अगर कुछ भी निकालने को कहा जाए, आपको 1 उतना लिख देना है। बस, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है, ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो आवर्तकाल पूछा, हमने कहा जो दिया है उसके बटा में लिख देना है। हमें यहाँ पर आवृत्ति दिया गया है तो हम यहाँ 1/50 लिख देंगे, यानी t बराबर हो जाएगा 1/50। अब आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0.02 सेकेंड है।
जो भी हमसे पूछे उसके बटा में लिख देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है आवृत्ति इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड यानी 1/t। बस आपको इसे सॉल्व कर देना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है एक ध्वनि तरंग की आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है, तो ध्वनि की आवृत्ति होगा। अभी तक दोस्तों आपको कमेंट कर देना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। हमने बोला कि 1 के डिवाइड में लिख देंगे, क्या है 0.01 सेकेंड। इसे सॉल्व करिएगा, हम लोग का 100 आ जाएगा। अभी तक आपको कमेंट कर देना चाहिए। बार बार आप फार्मूला के चक्कर में नहीं जाइए, मैं आपको फार्मूला से ही बता रहा हूँ। बस जो दिया हुआ उसको 1/डिवाइड के रूप में लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है और उसका तरंग दैर्घ्य 0.7 m है, तो हवा में ध्वनि का वेग होगा। देखिए यहाँ पर जो हमें फार्मूला से सॉल्व हुआ वह हमने आपको ऊपर कराया था। ऊपर यह फार्मूला था v इक्वल टू एन लेमडा। इसी फार्मूला से मेरा वह प्रश्न सॉल्व होगा। चलिए तो अब हम वह प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में दिया गया 512 हर्ट्ज यानी आवृत्ति दिया गया है, एन बराबर हम लोग का दिया गया है 512 हर्ट्ज दिया गया है। और तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा की वैल्यू की बात करें तो हमारा दिया गया है 0.7। तो हवा में ध्वनि का वेग पूछा था, v इक्वल टू हम लोग का होता है एन इंटू लेमडा। अब यहाँ पर हम अपने वैल्यू को पुट करेंगे, यानी हम लोग का आवृत्ति 512 दिया गया है तो 512 को लिख लिए। मल्टीप्लाई करना है तरंग दैर्घ्य लेमडा यानी 0.7 से। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 358.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फार्मूला हम लोग का कार्य किया है v इक्वल टू एन यानी आवृत्ति गुने लेमडा। इस पर सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है और एक श्रोता से उत्सर्जित ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा बराबर 1.1 मीटर है, तो श्रोता की आवृत्ति का मान होगा। यानी आवृत्ति यानी हमें एन का वैल्यू यहाँ पर निकालना है और ध्वनि का वेग भी बराबर हम लोग का दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। कॉमा तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा का वैल्यू हम लोग का 1.1 दिया गया। अब हम इसे पहले ही वाले फार्मूला पर सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू एन लेमडा। हमें यहाँ पर एन का वैल्यू निकालना है, यानी कि एन बराबर हो जाएगा v/लेमडा। अब v के जगह हम लोग 330 रखते हैं, 330 पुट कर दिया। एन के जगह हमें बोला गया है 1.1। अब आप इसे सॉल्व करिए पर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम तरंग के दूसरे चैप्टर के भी प्रश्न को देख लेते हैं। इसका भी हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसके भी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और इससे कुछ थ्योरी को भी कवर करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक ने आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पूछा गया है दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ यानी इंटरफ्रेंस से टकरा कर तरंग के वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। भाई टकरा के वापस लौटा है तो वो परावर्तन ही ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। ज़्यादा नहीं सोचना है, टकरा के लौटा यानी परावर्तन हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। यहाँ बात किया गया अश्रव्य की। अगर आपसे श्रव्य तरंग पूछता तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग का श्रव्य तरंग है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं मनुष्य की कान। और आगे इससे आपको प्राश्रव्य भी पूछा जा सकता था। प्राश्रव्य की बात की जाए तो 20 हर्ट्ज से अगर अधिक है तो वह प्राश्रव्य तरंग हो जाएगा, अगर कम है तो अश्रव्य हो जाएगा। यह तीनों प्रश्न आप जरूर कवर करके जाइएगा जो हमने अभी आपको बताया, नहीं तो आपके एग्जाम में 5 नंबर कम होने को उतने ही चांस है जितना कि एक जमे पानी में मच्छर का पनपना। अब पानी से याद आता है दोस्तों कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बताया गया है ध्वनि के परावर्तन जिस नियम का पालन करती है उसका एक भाग है। तो ध्वनि के नियम परावर्तन जिस नियम पर कार्य करती है वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया मानव मस्तिष्क में सुनी गई ध्वनि का प्रभाव लगभग कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क में सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हम लोग का 1/10 सेकेंड होता है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.1 सेकेंड। आप कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको जैसा दिया गया है वैसे समझ के आप बनाएंगे प्रश्न को।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नियमित तथा आवर्ती रूप से कंपित वस्तुओं द्वारा। देखिए, जब कोई वस्तु नियमित तथा आवर्ती रूप से अगर कंपन करें तो सुरीली ध्वनि निकलेगी। क्यों? क्योंकि देखे होंगे जब भी आप गिटार में बजाते हैं तो वहाँ एक फ्रीक्वेंसी से हम लोग बजाते हैं कि एकदम आवर्ती रूप से ऐसे ऐसे जैसे बजाना है वैसे बजाते हैं और उससे हम लोग को सुरीली ध्वनि निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का क्या कारण है? जब तक ध्वनि का परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिध्वनि होगा कैसे? जब लोग उसमें परावर्तन यानी टकरा के रिटर्न आएगा तभी हम लोग का ना परावर्तन होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि के परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम दूरी होनी चाहिए। जैसे आपको प्रतिध्वनि सुना यानी जो आवाज़ इको के आता है ना, वो बोला आप यहाँ पर खड़ा, यानी परावर्तन साउंड का यहाँ से हुआ था, आपके और इसके बीच में दूरी कितना होना चाहिए जो कि आपको प्रतिध्वनि अच्छा से सुनाई दे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी 16.6 मीटर अगर रहता है तब आपको अच्छे से आवाज़ प्रतिध्वनि सुनाई जाएगी। आई होप कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।